अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं जो फैक्टर्स एंजाइम की एक्टिविटी पे इफ़ेक्ट करते हैं उनके हवाले से कि एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उस पे कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन से फैक्टर का उस पे असर होता है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को। आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें कह रहा है कि जो रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी मीन्स द क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम और 1 सेकेंड। कह रहा है कि हमारे पास यूनिट टाइम या 1 सेकेंड के अंदर जितनी क्वांटिटी सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। देखिए, हमारे पास एंजाइम जो होता है उसका काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज करना। मतलब किसी भी रिएक्शन जो को हमारे पास एंजाइम क्या करता है, कैटेलाइज करता है। मतलब कि जो सबस्ट्रेट होता है सही है उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवाता है। तो यही एंजाइम का काम होता है कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवाना। तो जो हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी है वो क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी यही है कि सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्शन हो। तो उस एंजाइम की एक्टिविटी का जो रेट है, रेट का मतलब कि वो एंजाइम की एक्टिविटी कितनी है, सही है, कम है, ज़्यादा है। मतलब स्लो एंजाइम की एक्टिविटी है, तेज़ है, मतलब कम है एंजाइम की एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो वो उसका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो वो जो एंजाइम एक्टिविटी का जो रेट है सही है वो क्या होगा कि हमारे पास 1 सेकेंड में एंजाइम कितनी क्वांटिटी सबस्ट्रेट की ट्रांसफॉर्म करवा रहा है प्रोडक्ट के अंदर। मतलब एंजाइम की एक्टिविटी यही होती है कि वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करवा रहा है। तो वो उस एंजाइमेटिक एक्टिविटी का जो रेट है वो क्या है कि कितनी क्वांटिटी सबस्ट्रेट की 1 सेकेंड के अंदर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो वो उस एंजाइम की एक्टिविटी का क्या है, एंजाइम एक्टिविटी का वो रेट है। मतलब कितनी क्वांटिटी सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही है 1 सेकेंड के अंदर, वो एंजाइम एक्टिविटी का रेट है। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी ट्रांसफॉर्म होगी उतनी ज़्यादा एंजाइम की एक्टिविटी होगी। मतलब जितनी एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास सबस्ट्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगी। बिकॉज एंजाइम की एक्टिविटी यही होती है, मतलब एंजाइम का एक्टिविटी या काम क्या होता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवाना। तो जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवाएगा उतनी एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, मतलब उतना उसका रेट ज़्यादा होगा। तो रेट का मतलब क्या है कि एंजाइम एक्टिविटी कितनी है, ज़्यादा है, कम है, तेज़ है, स्लो है। एंजाइम एक्टिविटी पर सेकंड कितनी क्वांटिटी सबस्ट्रेट की वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवा रहा है, उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। सो ग्रेटर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर सेकंड ग्रेटर विल बी द एंजाइम एक्टिविटी। जितनी ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट बनेगी पर सेकंड, मतलब जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, मतलब कि जितना ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। तो जितना ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा पर सेकंड उतनी ज़्यादा एंजाइम एक्टिविटी होगी, मतलब उतना ज़्यादा एंजाइम एक्टिविटी का रेट होगा। तो अब देखिए, ये तो हमने समझ लिया कि एंजाइम एक्टिविटी क्या होती है। तो अब कुछ फैक्टर्स जो होते हैं एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर अफेक्ट करते हैं वो कौन से होते हैं, टेम्परेचर है, पीएच है, एंजाइम की कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो हमारे पास चीज़ें हैं जो कि हमारे पास क्या करती हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। एंजाइम की एक्टिविटी पे इन चीज़ों का इफेक्ट होता है। तो ये वो फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी का जो रेट है, मतलब कि एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, कम होगी, तो उस चीज़ पे जो इफेक्ट होता है सही है, उसके रेट पे जो इफेक्ट होता है वो इन फैक्टर्स का होता है। अब हमें बता रहा है कि व्हेन एन इनहिबिटर बाइंड्स टू एन एंजाइम अवे फ्रॉम एक्टिव साइट। कह रहा है कि जब कोई भी इनहिबिटर होता है, ये एक अलग एक चीज़ बता रहा है। कह रहा है कि जब भी कोई इनहिबिटर एंजाइम से एक्टिव साइट से कहीं दूर अटैच होता है सही है, तो वो क्या करता है एक्चुअली, वो एंजाइम की जो शेप होती है सही है, उस शेप को अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है ड्यू टू दिस एलोस्टेरिक इनहिबिटर। बिकॉज ऑफ दिस एलोस्टेरिक इनहिबिटर, मतलब वो जो इनहिबिटर होता है सही है जो कि एंजाइम को बाइंड करता है अवे फ्रॉम एक्टिव साइट, मतलब एक्टिव साइट से हट करके किसी दूसरी साइट पे बाइंड होता है। तो उस इनहिबिटर को कहा जाता है एलोस्टेरिक इनहिबिटर, और उसकी वजह से एंजाइम की शेप अल्टर हो जाती है। और एज द रिजल्ट ऑफ दिस चेंज ऑल द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स आर चेंज स्लाइटली सो दैट दे बिकम अनएबल टू रिसीव सबस्ट्रेट। कह रहा है कि उसके नतीजे में जो एंजाइम की शेप में चेंज आती है, उसके नतीजे में जो उसकी एक्टिव साइट्स होती हैं सही वो भी चेंज हो जाती हैं। मतलब वो इनहिबिटर जो होता है, जो एलोस्टेरिक इनहिबिटर जो कि एक्टिव साइट से दूर बाइंड होता है, तो उसकी वजह से एंजाइम की शेप चेंज हो जाती है। उसकी जो एक्टिव साइट्स हैं वो भी स्लाइटली क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं सही एक्टिव साइट, और वो क्या हो जाती है, बिल्कुल सबस्ट्रेट को वो रिसीव नहीं कर पाती फिर। मतलब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में फिट होता है और जो शेप होती है एक्टिव साइट की वो सबस्ट्रेट के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो उस इनहिबिटर की वजह से शेप एक्टिव साइट की चेंज हो जाती है सही, और वो सबस्ट्रेट को रिसीव नहीं कर पाता एंजाइम। मतलब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एंजाइम है, तो ये इसकी एक्टिव साइट की शेप है। तो जब कोई भी इनहिबिटर यहाँ एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होगा तो उसकी शेप एंजाइम की चेंज हो जाएगी, उसकी एक्टिव साइट चेंज हो जाएगी, फिर वो जो उसका बिल्कुल वो सबस्ट्रेट होगा ना सही, उसको वो रिसीव कर नहीं पाएगी।
उसके बाद हमें कह रहा है कि सम मॉलिक्यूल्स आल्सो वर्क एज एक्टिवेटर व्हेन बाइंड टू द एंजाइम अवे फ्रॉम एक्टिव साइट दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स। कह रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक्टिवेटर के तौर पे एक्ट करते हैं, जिस तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स इनहिबिटर के तौर पे काम करते हैं जब वो एक्टिव साइट से दूर, हमने पढ़ा ना कि कुछ मॉलिक्यूल्स एक्टिव साइट से दूर बाइंड होते हैं और वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, उनको हम कहते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिटर। इस तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स एक्टिव साइट से दूर कहीं पे दूसरी साइड पे एलोस्टेरिक साइड पे अटैच होते हैं, बट वो क्या करते हैं, सही वो एक्टिवेटर के तौर पे काम करते हैं। तो कह रहा है कि सम मॉलिक्यूल्स आल्सो वर्क एज एक्टिवेटर, कुछ मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटर के तौर पे काम करते हैं। और जब वो हमारे पास एंजाइम से बाइंड होते हैं अवे फ्रॉम एक्टिव साइट, जब वो एक्टिव साइट से दूर कहीं दूसरी साइड पे बाइंड होते हैं, तो फिर उनको हम कहते हैं एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को प्रोमोट करते हैं, सही, तो उनको हम कहते हैं एक्टिवेटर्स। और वो जो एक्टिवेटर्स होते हैं हमारे पास जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को प्रोमोट करते हैं, तो वो हमारे पास जब एक्टिव साइट से दूर बाइंड होते हैं तो उनको एलोस्टेरिक एक्टिवेटर कहते हैं। तो ये जो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है, सही है, ये हमारे पास एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके फंक्शन में इजाफा करते हैं। जबकि हमारे पास जो इनहिबिटर्स होते हैं वो एक्टिव साइट की शेप को कर देते हैं चेंज, मतलब वो एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स एलोस्टेरिक साइट पे जाके अटैच होते हैं और वो एक्टिव साइट की शेप को कर देते हैं चेंज, और वो एक्टिव साइट सबस्ट्रेट को रिसीव ही नहीं कर पाती, फिर उसकी शेप चेंज हो जाती है। जबकि ये जो होते हैं, सही, ये भी एलोस्टेरिक एक्टिवेटर होते हैं, ये भी एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होते हैं, बट ये एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, मतलब कि एंजाइम की एक्टिविटी को प्रोमोट करते हैं, एंजाइम को एक्टिव करते हैं। उसके बाद कह रहा है ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कोवेलेंटली बाइंडेड नहीं होते एंजाइम्स के साथ, मतलब इनका कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता एंजाइम के साथ। सो इनके जो इंटरेक्शन होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। कह रहा है कि हमारे पास इसका जो ताल्लुक होता है एंजाइम के साथ एक्टिवेटर का वो रिवर्सिबल होता है, बिकॉज ये कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं होते, मतलब कि कोई मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता एंजाइम के साथ एक्टिवेटर्स का। मतलब एक्टिवेटर्स जो कि एंजाइम के साथ अटैच होते हैं उनका एंजाइम के साथ कोई स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। इसकी वजह से उनका जो इंटरेक्शन होता है, मतलब एंजाइम के साथ उनका जो ताल्लुक होता है, उनकी जो अटैचमेंट होती है एंजाइम के साथ, वो रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि वो रिवर्स भी हो सकती है, मतलब वो वहाँ से रिमूव भी हो सकते हैं। दीज एक्टिवेटर्स में इन्फ्लुएंस बाय थर्मल फैक्टर एंड कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कह रहा है कि जो हमारे पास थर्मल फैक्टर है, मतलब कि जो टेम्परेचर वाला फैक्टर है, मतलब टेम्परेचर देने से, या फिर हमारे पास जो कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, तो ये दोनों जो हमारे पास चीज़ें हैं ये एक्टिवेटर्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, मतलब एक्टिवेटर्स पे इसका इफेक्ट होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि टेम्परेचर का एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। देखिए हमारे पास कह रहा है कि द केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मोशन। कह रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसका जो पूरा डिपेंड वो करता है, वो किस पे करता है, मॉलिक्यूलर मोशन पे। मतलब कि जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मोशन पे वो केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा हमारे पास सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स में जितनी ज़्यादा मोशन होगी उतना ज़्यादा रिएक्शन होने का चांस होता है। तो कह रहा है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मोशन होती है केमिकल रिएक्शंस उस पर डिपेंड करते हैं, और जो मॉलिक्यूलर मोशन होती है वो टेम्परेचर से रिलेटेड होती है। मतलब जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा उनकी मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ेगी, और जितनी मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ेगी तो केमिकल रिएक्शन क्योंकि डिपेंड ही किस पे करते हैं, मॉलिक्यूलर मोशन पे, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूलर मोशन होगी और उतना ज़्यादा रिएक्शन होने का चांस होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन के अंदर और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो टेम्परेचर है, सही है, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूलर मोशन होगी और उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। तो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है केमिकल रिएक्शन मॉलिक्यूलर मोशन पे डिपेंड करते हैं। हायर द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स रीच टू द एंजाइम हायर विल बी द चांस ऑफ रिएक्शन। मतलब जितने ज़्यादा हमारे पास मॉलिक्यूल्स सबस्ट्रेट के एंजाइम तक पहुँचेंगे उतना ज़्यादा चांस होगा कि रिएक्शन हो। मतलब मॉलिक्यूलर मोशन पे रिएक्शंस डिपेंड करते हैं, बिकॉज जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की मोशन होगी उतने ज़्यादा सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हमारे पास एंजाइम्स तक पहुँचेंगे। जितने ज़्यादा हमारे पास सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स तक पहुँचेंगे उतने ज़्यादा चांस होंगे रिएक्शन के। तो वो मॉलिक्यूलर जो मोशन है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम देंगे उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूलर मोशन होगी, सही है, और उतना ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एंजाइम तक पहुँचेंगे और उतना ज़्यादा रिएक्शन का चांस होगा। So it's estimated that an increase in 10 degree of the temperature double this rate of reaction। तो हमने कहा टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जब हम इजाफा करते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस का इजाफा किया जाता है तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। हमने पढ़ा कि जितना ज़्यादा हमारे पास मॉलिक्यूलर मोशन होगी, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूलर मोशन होगी, और जितनी मॉलिक्यूलर मोशन ज़्यादा होगी और उतने हमारे पास सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा पहुँचेंगे एंजाइम के पास। जितने ज़्यादा हमारे पास नंबर होगा मॉलिक्यूल्स का जो कि एंजाइम तक पहुँच रहे हैं, उतना ज़्यादा हमारे पास रिएक्शन का चांस होगा, मतलब उतना ज़्यादा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो वही बता रहा है कि जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इजाफा करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। फिर कह रहा है जो एंजाइम्स होते हैं आर हाईली सेंसिटिव, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन की इसने बात की कि रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का ये इफेक्ट होता है। अब कह रहा है कि एंजाइम्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, तो कह रहा है कि एंजाइम्स आर आल्सो सेंसिटिव टू टेम्परेचर, जो एंजाइम होते हैं वो भी टेम्परेचर के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर पे, ड्यू टू इट्स प्रोटीनिशियस कंपोजिशन। आपको पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, उनकी कंपोजिशन प्रोटीनिशियस होती है, वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इसी वजह से हमारे पास एंजाइम क्या होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, मतलब टेम्परेचर का इन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। अब क्या कह रहा है कि टेम्परेचर वेयर एंजाइम वर्क मैक्सिमली या रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। कह रहा है कि एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे जो हमारे पास एंजाइम है सही है, उसकी उसकी एक्टिविटी जो होती है सही है, वो बिल्कुल मैक्सिमम होती है, वो मैक्सिमम वर्क शो करते हैं, मतलब उनकी एक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। एंजाइम की एक्टिविटी का जो रेट होता है वो मैक्सिमम होता है, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जो होती है ना एंजाइम की एक्टिविटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर से कम होगा टेम्परेचर या उससे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी। फिर कह रहा है कि हमारे पास ह्यूमन एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव एट अबाउट 37 डिग्री सी। कह रहा है कि जो ह्यूमन के एंजाइम्स होते हैं वो हाईली एक्टिव किस टेम्परेचर पे होते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब ये जो हमारे पास टेम्परेचर होता है ये ह्यूमन बॉडी के एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे वो एक्टिव होते हैं। अब इस टेम्परेचर से अगर हम बढ़ाएंगे बॉडी का टेम्परेचर या इससे कम करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास वो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, हमारे पास कम होगी, डिक्रीज होगी एंजाइम की एक्टिविटी। और एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम कब होती है, रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम कब होता है, उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे होता है, उससे कम या ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी। तो कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं 37 पे, और जब 100 डिग्री सी टेम्परेचर होता है सही है तो 100 डिग्री पे 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास वो कम्प्लीटली एंजाइम्स क्या होते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, मतलब कि उनकी जो नेचर होती है वो चेंज हो जाती है, मतलब वो अपने काम करने के काबिल नहीं बचते। जबकि वेर इज एंजाइम एक्टिविटी इज मिनिमम एट 0 डिग्री सी, जबकि हमारे पास जो एंजाइम की एक्टिविटी है 0 डिग्री सी पे मिनिमम होती है, मतलब कि 37 डिग्री सी है ना उसको वो ऑप्टिमम टेम्परेचर, उससे बढ़ाएंगे या कम करेंगे टेम्परेचर तो हमें पता है एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो कह रहा है कि जब हम बढ़ा बढ़ा के 100 डिग्री सी टेम्परेचर कर देते हैं तो एंजाइम कंप्लीटली डीनेचर हो जाते हैं, बिल्कुल उनकी काम करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। जबकि हम अगर कम के अंदर देखें तो जब हम 0 डिग्री सी बिल्कुल कम टेम्परेचर, हम बिल्कुल लोएस्ट टेम्परेचर करते हैं तो एंजाइम डीनेचर नहीं होते, मतलब बिल्कुल उनकी एक्टिविटी ख़त्म नहीं होती पर एक्टिविटी बिल्कुल मिनिमम हो जाती है। मतलब मैक्सिमम कब होती है, मैक्सिमम हमारे पास होती है जो ह्यूमन एंजाइम्स होते हैं सही है उनकी जो एक्टिविटी मैक्सिमम होती है वो 37 पे होती है। और वो डीनेचर कब होते हैं, 100 डिग्री सी पे जब बढ़ा बढ़ा के 100 डिग्री हम करेंगे टेम्परेचर तो वो कम्प्लीटली डीनेचर हो जाएंगे, जबकि 0 डिग्री सी पे उनकी एक्टिविटी क्या होती है, मिनिमम होती है, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होते जीरो पे, वो डीनेचर होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं 100 डिग्री पे। जबकि हमारे पास बिल्कुल कम जो टेम्परेचर है 0 डिग्री, वहाँ पे वो क्या होते हैं, उनकी एक्टिविटी मिनिमम होती है, बट वो डिस्ट्रॉय नहीं होते उस टेम्परेचर पे 0 डिग्री पे। उसके बाद हमारे पास कह रहा है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स इन हायर ऑर्गेनिज्म हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर बिटवीन 25 to 42 डिग्री सी। कह रहा है कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो एंजाइम्स होते हैं हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की जो रेंज होती है वो होती है 25 to 42 डिग्री सी। तो हमारे पास आगे कह रहा है कि कुछ हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं विच सर्वाइव इन हॉट स्प्रिंग्स, उनको कहा जाता है थर्मोफिलिक। कह रहा है कि जो हमारे पास हॉट स्प्रिंग्स, स्प्रिंग का मतलब होता है पानी के जो चश्मे होते हैं उनको हम कहते हैं स्प्रिंग्स। स्प्रिंग का मतलब क्या है, पानी के चश्मे, जो पानी बहता है ना स्प्रिंग होते हैं उसके चश्मे होते हैं उसको हम कहते हैं स्प्रिंग। तो जो हॉट स्प्रिंग होते हैं मतलब गर्म पानी के जो चश्मे होते हैं सही है उनके अंदर कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, उनको हम कहते हैं थर्मोफिलिक। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, फिलिक का मतलब होता है लविंग, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, मतलब वो टेम्परेचर लविंग है, जब ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है फिर भी वो उसमें सर्वाइव कर रहे हैं,
मतलब बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा हॉट है वो स्प्रिंग, फिर भी वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं थर्मोफिलिक, मतलब टेम्परेचर लविंग, मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट होता है उसमें भी ये सर्वाइव करते हैं। सो वो जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग्स के अंदर सर्वाइव करते हैं, उनको कहा जाता है थर्मोफिलिक, बिकॉज दे हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री और हायर। उनको थर्मोफिलिक क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है इनके एंजाइम्स के लिए वो 70 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा होता है। कितना होता है? 70 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है इन बैक्टीरियाज का, जो कि हॉट स्प्रिंग्स के अंदर सर्वाइव करते हैं। जब गर्म पानी के अंदर वो सर्वाइव कर रहे हैं तो उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 70 से भी ज़्यादा है, इसी वजह से उनको थर्मोफिलिक कहते हैं। सच एंजाइम्स आर आल्सो यूज्ड इन बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स। तो जो बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स होते हैं सही है, उसके अंदर भी हम इन एंजाइम्स को यूज़ करते हैं एज हाई टेम्परेचर वॉशिंग के लिए। देखिए हमारे पास ये जो एंजाइम्स होते हैं, मतलब कि ये जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं इनके एंजाइम्स, इनको यूज़ करते हैं हम हाई टेम्परेचर पे वॉश करने के लिए बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स के अंदर। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी एंजाइम्स डीनेचुरल नहीं होते, तो इसी वजह से बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर में इनको यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर के अंदर अपना काम परफॉर्म करते रहेंगे हाई टेम्परेचर पे भी। इसीलिए हाई टेम्परेचर वॉशिंग के लिए इनको हम बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स के अंदर यूज़ करते हैं, बिकॉज ये जो एंजाइम्स होते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के, ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 70 या उससे ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से इनको हाई टेम्परेचर वॉशिंग के लिए जो बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर होता है उसमें यूज़ किया जाता है एंजाइम्स को। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ पीएच, मतलब कि एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है उस पर पीएच का क्या इफेक्ट होता है। तो हम बता रहे थे एक्टिविटी ऑफ एंजाइम वेरीज कंसिडरेबली विद पीएच एंड देयर इज जनरली ए मार्क्ड ऑप्टिमम पीएच फॉर ईच एंजाइम। कह रहा है कि हमारे पास जो एक्टिविटी होती है एंजाइम की वो पीएच के साथ क्या होती है? चेंज होती है, मतलब पीएच के साथ वो एक्टिविटी एंजाइम की वेरी करती है। और जनरली हमारे पास हर एंजाइम के लिए एक ऑप्टिमम पीएच होती है, मतलब एक ऐसी पीएच होती है हर एंजाइम के लिए जिसपे उसकी जो एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है। उस पीएच को हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। कह रहा है कि ईच एंजाइम हैज़ वेरी नैरो रेंज आर इट वर्क्स एज ऑप्टिमम पीएच। कह रहा है हर एंजाइम के लिए एक नैरो रेंज ऑफ पीएच होती है जो कि ऑप्टिमम पीएच के तौर पे वर्क करती है, मतलब कि एक बहुत छोटी रेंज होती है पीएच की जो कि ऑप्टिमम होती है। उसी रेंज में हमारे पास पीएच जो होती है ना वो एंजाइम के लिए क्या है? ऑप्टिमम है, जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। और वो जो पीएच होती है हमारे पास, उस पीएच का क्या होता है? एंजाइम की एक्टिविटी पे एक इन्फ्लुएंस होता है, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी पीएच के साथ वेरी करती है। तो वही बता रहा है, कह रहा है कि द पीएच इज मार्क्ड इफेक्ट ऑन द चार्ज ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब पीएच हमारे पास किस तरीके से इफेक्ट करती है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। पीएच का कह रहा है कि एक मार्क्ड इफेक्ट होता है, मतलब कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है किस पे? जो हमारे पास चार्जेस होती हैं सही ऑफ अमाइनो एसिड साइड चेन्स विच फॉर्म्स टर्शियरी एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कह रहा है कि हमारे पास जो एंजाइम होता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो उस प्रोटीन की जो टर्शरी या क्वाaternary स्ट्रक्चर होती है सही है, वो जो अमाइनो एसिड साइड चेन्स बनाती हैं, मतलब प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं, तो अमाइनो एसिड की वो जो साइड चेन्स होती हैं, अमाइनो एसिड की वो जो साइड चेन्स होती हैं जो कि हमारे पास क्या करती हैं? टर्शरी और क्वाaternary स्ट्रक्चर बनाती हैं उस एंजाइम की, उस प्रोटीन की। तो उस प्रोटीन की जो चार्ज उस अमाइनो एसिड साइड चेन्स पे जो चार्जेस होती हैं सही है, उस पे पीएच का इफेक्ट होता है। मतलब पीएच हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी पे किस तरीके से इफेक्ट करता है, हमने पढ़ा कि जो पीएच होता है उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे इफेक्ट होता है। एंजाइम की एक्टिविटी पीएच के साथ चेंज होती है, मतलब पीएच चेंज करने से एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी वेरी करती है। क्यों वेरी करती है? बिकॉज हमारे पास जो एंजाइम होता है जो कि एक प्रोटीन है, तो उसकी जो टर्शरी और क्वाटनरी स्ट्रक्चर बनाने वाली अमाइनो एसिड साइड चेन्स है उस पे जो चार्ज होती है सही है, उस पे इफेक्ट होता है पीएच का। सो इसी वजह से हमारे पास पीएच के अंदर लिटिल चेंज भी आएगी, थोड़ी भी हमारे पास चेंज आएगी। एक तो ऑप्टिमम पीएच है जिसपे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है, अब थोड़ी भी हमारे पास पीएच में चेंज आएगी तो क्या होगा? आयोनाइजेशन हो जाती है अमाइनो एसिड्स की और वो इनएक्टिव हो जाते हैं। मतलब कि होता क्या है हमारे पास, अगर पीएच में थोड़ी भी चेंज आएगी तो जो अमाइनो एसिड्स हैं एंजाइम के उनकी आयोनाइजेशन हो जाएगी, मतलब वो आयोनाइज हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे? फिर इनएक्टिव हो जाएंगे। वैसे वो आयोनाइज नहीं होते, तो अब जैसे ही हमारे पास पीएच में थोड़ी चेंज आएगी तो उनमें आयोनाइजेशन हो जाएगी, वो आयोनाइज हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए जब हम पीएच को चेंज करते हैं सही है, ऑप्टिमम पीएच जो होती है सही है उससे बढ़ाते हैं या कम करते हैं, पीएच को चेंज करते हैं, तो हमारे पास जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। Majority of human digestive enzymes works in range of 7 to 8।
कह रहा है कि हमारे पास मोस्टली जो ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, मतलब कि जो डाइजेशन के अंदर एंजाइम्स अपना रोल प्ले करते हैं, वो हमारे पास 7 से 8 की रेंज में वर्क करते हैं। मतलब 7 to 8 pH की रेंज में वो मैक्सिमम अपना शो करते हैं एक्टिविटी, मतलब कि उनका ऑप्टिमम pH 7 to 8 होता है, विथ फ्यू एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लाइक गैस्ट्रिक एंजाइम सीक्रेटेड बाय द सम सेल्स ऑफ स्टोमक, जो कि हमारे पास है पेप्सिन। मतलब वो जो गैस्ट्रिक एंजाइम जिसको हम कह रहे हैं पेप्सिन, जो कि स्टोमक के कुछ सेल्स सीक्रेट करते हैं, वो एक एक्सेप्शन है। मतलब कि उसके अलावा बाकी सारे जो एंजाइम्स हैं ह्यूमन के अंदर डाइजेशन वाले, वो सारे 7 से 8 वाली pH के ऊपर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, जबकि ये जो पेप्सिन है ये हाईली एसिडिक pH पे अपनी एक्टिविटी शो करता है। सही है, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। और उसकी जो हमारे पास ऑप्टिमम pH होती है वो कितनी होती है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको याद रखनी है, वो है 1.4। अब ये जो pH होती है बाकी डाइजेस्टिव एंजाइम की, जो 7 to 8 होती है, सही है, हमारे पास क्या होती है, अल्कलाइन होती है। मतलब 7 जो pH होती है उसको कहा जाता है न्यूट्रल। 7 से जब ज़्यादा हो जाएगी ना pH, तो उसको हम कहेंगे अल्कलाइन, pH कम होगी उसको हम कहेंगे एसिडिक कंडीशन। तो ये जो हमारे पास यूजुअली अल्कलाइन pH पे ही 7 to 8 pH पे वर्क करते हैं, सिवाय एक के, जो कि हमारे पास है पेप्सिन। उस पेप्सिन की जो ऑप्टिमम pH होती है 1.4 होती है। सही है, मतलब कि वो हाईली एसिडिक pH के अंदर वर्क करता है। बट इट आल्सो वर्क्स इन द रेंज ऑफ 1 ऑप्टिमम pH इस पे उसकी मैक्सिमम एक्टिविटी होती है वो 1.4 है, जबकि ये हमारे पास इस रेंज में भी वर्क करता है। 1.5 से 2.5 की रेंज में भी pH की रेंज में भी हमारे पास पेप्सिन वर्क करता है, बट मैक्सिमम एक्टिविटी होती है इसकी, जो इसकी ऑप्टिमम pH होती है 1.4 उस पर होती है। ऑन द अदर साइड अमाइलेज इज द एंजाइम रिलीज फ्रॉम पेनक्रियाज, वर्क एट हाईली अल्कलाइन pH। जबकि हमारे पास जो दूसरा हमारे पास एक एंजाइम होता है, सही है, जिसको हम कहते हैं अमाइलेज। ये जो हमारे पास अमाइलेज होता है, सही है, ये एंजाइम होता है जो कि पेनक्रियास से रिलीज होता है, और ये हाईली अल्कलाइन pH पे वर्क करता है, जो कि 8.5। कह रहा है कि डाइजेशन के लिए एक एंजाइम पेनक्रियास से रिलीज होता है जिसको हम अमाइलेज कहते हैं। वो अमाइलेज जो होता है, सही है, उसकी जो हमारे पास क्या होती है, ऑप्टिमम pH होती है वो 8.5 होती है, जो कि हाईली अल्कलाइन होती है, तो उस पर ये मैक्सिमली वर्क करता है। अब हमारे पास है कि एंजाइम कंसंट्रेशन जो होती है उसका एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है। मतलब एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होगी कम होगी, उस पे एंजाइम की खुद की कंसंट्रेशन जो होती है उसका क्या इफेक्ट होता है, उसको हम देखते हैं। देखिए हमारे पास जो एंजाइम की कंसंट्रेशन होती है उससे उसका क्या ताल्लुक होता है एंजाइम की एक्टिविटी से, वो सारा डिस्कस करते हैं। कह रहा है एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट इन एंजाइम मॉलिक्यूल। कह रहा है कि जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो सबस्ट्रेट और एंजाइम के मॉलिक्यूल्स की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती है, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं उस पर डिपेंड करती है। कह रहा है इफ़ द सबस्ट्रेट टू एंजाइम कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, यहाँ पे लिखना है इसको, इफ़ द सबस्ट्रेट टू एंजाइम कंसंट्रेशन, मतलब सबस्ट्रेट कंपेयर्ड विथ एंजाइम कंसंट्रेशन, अगर हमारे पास सबस्ट्रेट टू एंजाइम कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, देन एंजाइम कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो हमारे पास जो एंजाइम की कंसंट्रेशन होगी वो एंजाइम की एक्टिविटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सही, यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी होना चाहिए, कंसंट्रेशन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास है एक्टिविटी of enzyme, but in real condition the concentration of substrate is always limited, so enzyme activity increases with increase in enzyme concentration initially, but after some time it remains constant। तो हमें यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे हमें कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास जो एंजाइम कंसंट्रेशन होती है उसका क्या इफेक्ट होता है एंजाइम की एक्टिविटी पे। तो कह रहा है कि हमारे पास जब सबस्ट्रेट टू एंजाइम कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब एंजाइम के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। यहाँ पे एक्टिविटी, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल ये सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स है, सही है, तो ये हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा है और ये एंजाइम के मॉलिक्यूल्स बहुत थोड़े से हैं, तो जब सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स एंजाइम के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होते हैं, तब जो हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी होती है ना, एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो एंजाइम की कंसंट्रेशन होती है उससे बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंजाइम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, तब हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को अगर बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ेगी। मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होती है एंजाइम की एक्टिविटी और एंजाइम की कंसंट्रेशन के बीच में, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंजाइम की कंसंट्रेशन के मुकाबले में ज़्यादा है। बिकॉज जैसे ही हम एंजाइम की कंसंट्रेशन अब बढ़ाएंगे तो क्या होगा,
हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है, तो वो जैसे ही एंजाइम की मॉलिक्यूल्स हम बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास सबस्ट्रेट की मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। मतलब अब मैं अगर बढ़ा रहा हूँ कंसनट्रेशन एंजाइम की, अब ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऐड करें एंजाइम के, तो अब सबस्ट्रेट की मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट के अंदर। पहले तो कम मॉलिक्यूल्स थे एंजाइम के, तो सबस्ट्रेट के कम मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट में। अब जब हम एंजाइम की मॉलिक्यूल्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा आके एंजाइम के साथ अटैच होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कन्वर्शन होगा किसका, जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो पाएंगे। तो उसका मतलब कि हमारे पास जो एंजाइम की एक्टिविटी है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने वाली, वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से। तो इसी वजह से हमारे पास क्या रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी एंजाइम कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि जितनी ज़्यादा एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी। बट कब, जब हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन उससे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तभी हम एंजाइम को बढ़ाएंगे तो एक्टिविटी एंजाइम की बढ़ेगी। बट आगे हमें क्या कह रहा है कि बट इन रियल कंडीशन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज ऑलवेज लिमिटेड। बट कह रहा है कि हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, थोड़ी होती है, इसलिए हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी जो है एंजाइम की कंसंट्रेशन में इंक्रीज़ करने से वो इनिशियली तो इंक्रीज़ होती है बट आफ्टर सम टाइम वो कॉन्स्टेंट हो जाती है। मतलब इनिशियली शुरू में वो इंक्रीज़ होती है इसलिए, बट वो फिर कॉन्स्टेंट हो जाती है बिकॉज हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन तो लिमिटेड है। इसी वजह से देखिए हमारे पास ये सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन तो लिमिटेड होती है एक्चुअल कंडीशन में, बहुत ज़्यादा कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, लिमिटेड होती है। तो जैसे ही हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो हमें पता है कि क्या होगा, सबस्ट्रेट हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। मतलब कि हमारे पास पहले एंजाइम कम था तो सबस्ट्रेट के कम मॉलिक्यूल्स अटैच थे एंजाइम के साथ, अब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे एंजाइम के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और रेट हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी का बढ़ जाएगा। बट जब हमारे पास, क्योंकि सबस्ट्रेट की क्वांटिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, तो इस वजह से हमारे पास तो सारे के सारे अगर हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर, फिर दूसरे तो हमारे पास नहीं है ना सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल जो कि वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो एंजाइम एक्टिविटी बढ़े, तो वो चीज़ तो नहीं हो पाएगी। तो एक सर्टेन लिमिट तक हमारे पास रेट इंक्रीज होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी का एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से, बट उस लिमिट के बाद हमारे पास, क्योंकि सबस्ट्रेट की क्वांटिटी लिमिटेड होती है, तो फिर वो हमारे पास कांस्टेंट हो जाती है एंजाइम एक्टिविटी। तो यही चीज़ समझाने की ग्राफ में कोशिश कर रहा है। देखें ये हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी है, ये हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन है एंजाइम की। जितनी कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं एंजाइम की एक्टिविटी उतनी बढ़ रही है बिकॉज हमारे पास जो सबस्ट्रेट है सही है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, सही है, बट एट सर्टेन लिमिट तक। देखिए ये हमारे पास लिमिट है, उस लिमिट के बाद वो एंजाइम एक्टिविटी कांस्टेंट हो गई, भले हम एंजाइम को बढ़ाते रहें बिकॉज सबस्ट्रेट तो लिमिटेड है ना, वो लिमिटेड ही कन्वर्ट होता है होगा प्रोडक्ट में, उसकी क्वांटिटी है ही लिमिटेड। तो अब एंजाइम को आप भले और ज़्यादा बढ़ाते रहें, वो तो ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे होगा, वो होगा ही नहीं, वो क्वांटिटी है ही लिमिटेड। तो एंजाइम को बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वो क्वांटिटी सबस्ट्रेट की लिमिटेड है, तो वो सारी जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगी फिर। तो होना तो ये चाहिए था, बढ़नी चाहिए थी, डॉटेड लाइंस में शो किया है, बट एक्चुअली हमारे पास कांस्टेंट हो जाती है आफ्टर अ लिमिट। मतलब क्योंकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लिमिटेड होती है सो एंजाइम एक्टिविटी पहले तो इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन इनिशियली, बट आफ्टर सम टाइम वो कांस्टेंट हो जाती है। मतलब उसके बाद है हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का एंजाइम एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है, तो देखिए अब हमारे पास क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन अ कंडीशन वेयर एंजाइम कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। कह रहा है कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है सही है वो इंक्रीज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं इन अ कंडीशन वेयर एंजाइम कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। मतलब एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख के, हम एंजाइम की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है उसके बाद हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास इंक्रीज होता है। देखिए हमारे पास ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन का भी अलग इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का भी अलग इफेक्ट होता है। सही है, तो एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख के ही हम देख सकते हैं the effect of substrate concentration on the rate of reaction or enzyme activity। तो उसके ऊपर हमारे पास क्या इफेक्ट होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का, तो उसके लिए हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखना होगा। तो एंजाइम की कंसंट्रेशन अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा।
अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, मतलब रिएक्शन का रेट और एंजाइम एक्टिविटी आपस में रिलेटेड होते हैं, बिकॉज जो एंजाइम एक्टिविटी होती है जितनी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा एंजाइम एक्टिव होगा, जितना ज़्यादा वो काम करेगा, उतना ज़्यादा ही रिएक्शन तेज़ होगा, मतलब उतना रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की तेज़ी है वो उतनी ज़्यादा होगी। सो रेट ऑफ रिएक्शन और एंजाइम एक्टिविटी आपस में रिलेटेड होते हैं। तो मतलब एंजाइम एक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होंगे, इंक्रीज होंगे विद एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो मतलब कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन या एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी भी, पर कंडीशन ये हो कि एंजाइम की कंसंट्रेशन हमारे पास कांस्टेंट है। फिर कह रहा है दिस इंक्रीज रिमेन कंटिन्यू अंटिल द अवेलेबल एंजाइम बिकम सेचुरेटेड विद द सबस्ट्रेट। ये हमारे पास जो इंक्रीज आ रही है ना, सही है, ये हमारे पास तब तक आएगी जब तक हमारे पास जो वो एंजाइम है ना, जो हम कह रहे हैं को कांस्टेंट हो, तो उसकी जो अवेलेबल क्वांटिटी है जब तक वो सेचुरेट नहीं हो जाती तब तक वो इंक्रीज आएगी, उसके बाद हमारे पास इंक्रीज नहीं आएगी। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ये हम कह रहे हैं कि एंजाइम की क्वांटिटी है, तो ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अवेलेबल एंजाइम है, सही हम कह रहे हैं ना, जो एंजाइम की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, तो ये हमारे पास वो एंजाइम है अवेलेबल, सही है, जबकि ये हमारे पास सबस्ट्रेट की क्वांटिटी है। तो सबस्ट्रेट की क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, जब इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम एक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास बढ़ेगा, बट कब तक बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास बढ़ेगा इस वजह से क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे, सही है, बिकॉज जब जैसे ही हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे, सही, बट कब तक बढ़ेगा, जब तक हमारे पास अवेलेबल एंजाइम सेचुरेट नहीं हो जाता, तब तक ही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, तब तक ही हमारे पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, उसके बाद नहीं होगी, बिकॉज हमारे पास अब जैसे सबस्ट्रेट हम बढ़ा रहे हैं तो एंजाइम भी अवेलेबल होना चाहिए ना, जब तक वो अवेलेबल एंजाइम है, इजाफी एंजाइम है, तब तक तो हमारे पास सबस्ट्रेट को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहेगा। बट जब वो एंजाइम जो है हमारे पास फुली सेचुरेट हो गया, मतलब जितने मॉलिक्यूल हैं एंजाइम के वो सारे के सारे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो गए, उसके बाद आप भले सबस्ट्रेट को बढ़ाते रहें, एंजाइम एक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन तो नहीं बढ़ेगा, बिकॉज अब हमारे पास एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल ही नहीं है जो कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सके। पर जब तक हमारे पास एंजाइम के मॉलिक्यूल्स फुली सेचुरेटेड नहीं हो जाते तब तक सबस्ट्रेट को आप बढ़ाते रहे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, बिकॉज अभी तक अवेलेबल है एंजाइम, वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, जब ज़्यादा सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो ज़्यादा होगा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, उतनी ज़्यादा हमारे पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, तो वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से हमारे पास बढ़ती रहेगी, बट कब तक, जब तक हमारे पास जो अवेलेबल एंजाइम है वो सेचुरेट नहीं हो जाता विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, कह रहा है कि देर विल बी नो इंक्रीज इन द एंजाइम एक्टिविटी में इंक्रीज नहीं आएगी टू अ सर्टेन हायर लेवल ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, मतलब कि जब हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा हाई लेवल होगी उसके बाद इंक्रीज नहीं आएगी एंजाइमेटिक एक्टिविटी में। कब तक आएगी इंक्रीज, वो इंक्रीज तब तक आएगी जब हमारे पास अवेलेबल एंजाइम सेचुरेट नहीं हो जाता, बिकॉज जब एंजाइम जब सेचुरेट हो गया, सेचुरेट होने का मतलब कि हमारे पास जितना भी एंजाइम वो सारा अपना कैटेलाइजिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब सारा एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच है, कोई भी फ्री एंजाइम नहीं है, मतलब उसको हम कहेंगे सेचुरेशन। तो जब तक हमारे पास सारे इस एंजाइम के मॉलिक्यूल सेचुरेट नहीं हो जाते तब तक तो वो एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होगी, उसके बाद वो एंजाइम एक्टिविटी बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगी, बिकॉज तब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एंजाइम अवेलेबल ही नहीं है, सही है, तो हमारे पास भले आप सबस्ट्रेट को बढ़ाते रहे, वो जो हमारे पास एक्टिविटी है एंजाइम की अब वो कांस्टेंट रहेगी, शुरू में बढ़ेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ रही है, बट उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी जब हमारे पास एंजाइम की मॉलिक्यूल सेचुरेट हो जाएंगे विद द सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट से सेचुरेट हो जाएंगे, उसके बाद भले सबस्ट्रेट बढ़ाते रहें, एंजाइम की एक्टिविटी पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वो एंजाइम एक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास नहीं बढ़ेगा। फिर कह रहा है कि हमारे पास एट वेरी हाई कंसनट्रेशन द सबस्ट्रेट एक्सर्ट्स ए रिटार्डिंग इफेक्ट अपॉन द एंजाइम एक्शन। कह रहा है कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन होती है सबस्ट्रेट की तो वो हमारे पास रेट तो कांस्टेंट हो जाता है रिएक्शन का, बट हमारे पास जो एंजाइम एक्शन है उस पर उसका रिटार्डिंग इफेक्ट भी होता है। रिटार्डिंग इफेक्ट का मतलब इनहिबिटरी इफेक्ट, मतलब कि एक उसका डिक्रीजिंग इफेक्ट होता है, एंजाइम के एक्शन को कम करने वाला इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल जब हो जाती है सबस्ट्रेट की तो उसका ये इफेक्ट होता है। क्यों होता है, उसके दो रीजंस होते हैं, सही, जिसकी वजह से रिटार्डिंग इफेक्ट या इनहिबिटरी इफेक्ट होता है किसका, सबस्ट्रेट की बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन का ऑन द एंजाइम एक्टिविटी, बिकॉज एक तो हमारे पास सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है एंजाइम से, इस वजह से, दूसरा हमारे पास एंड प्रोडक्ट की एक्यूमुलेशन होगी। देखिए जब हमारे पास सबस्ट्रेट की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होगी ना एंजाइम से तो वो जाके एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और दूसरा हमारे पास जो रीज़न है एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, जब बहुत ज़्यादा एंड प्रोडक्ट की एक्यूमुलेशन होगी, ज़्यादा सबस्ट्रेट की क्वांटिटी होगी तो सीधी सी बात है कि हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा,
जितनी ज़्यादा सबस्ट्रेट होगा सही उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनता जाएगा, तो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट की क्या होगी, एक्यूमुलेशन होगी, बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा एंड प्रोडक्ट। तो वो एंड प्रोडक्ट जब बहुत ज़्यादा जमा होगा ना, तो वो एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, इसको फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। तो उसकी वजह से भी एंजाइम की एक्टिविटी पे इनहिबिटरी इफेक्ट होगा। सो हमारे पास सबस्ट्रेट की जब हाई कंसंट्रेशन होती है, उसके वजह से दो रीजंस की वजह से, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट होती है। एक तो हमारे पास सबस्ट्रेट की एंजाइम से बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी, और दूसरा हमारे पास एंड प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा तो उसकी एक्यूमुलेशन होगी। हमारे पास जो सबस्ट्रेट और एंजाइम कंसंट्रेशन नहीं, एंजाइम की एक्टिविटी, यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी है, ये आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी। मतलब एक मैक्सिमम जब वेलोसिटी होती है वहाँ तक तो ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आफ्टर विच फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। किसका, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का। मतलब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और एंजाइम की एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब एंजाइम की एक्टिविटी या जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। बट कब तक बढ़ेगा, जब तक जो एंजाइम है वो सेचुरेट नहीं हो पाता। जब बिल्कुल वो सेचुरेट हो जाएगा एंजाइम, वो उस लेवल पे हमारे पास वो वेलोसिटी जो है रिएक्शन की वो बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब रिएक्शन बिल्कुल मैक्सिमम रेट पे प्रोसीड करेगा जब हमारे पास अवेलेबल एंजाइम पूरा सेचुरेट हो जाएगा। उसके बाद हम जितना भी इंक्रीज करेंगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को, उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज अब एंजाइम अवेलेबल ही नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ सकता है, बढ़ेगा ही नहीं। बट वो एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक बढ़ेगा, और वो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, जब हमारे पास एंजाइम जो है ना वो सेचुरेट हो जाता है, उस पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। सो ये इफेक्ट था हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ऑन एंजाइम एक्टिविटी। तो ये आज का हमारे पास लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।